तो आज हम बात करते हैं अब डाई हाइड्रोजन की। हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद पढ़ा हमने कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां प्लेस किया गया है। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं डाई हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले बात करता हूं अकरेंस की, कि डाई हाइड्रोजन कहां पाया जाता है। डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट हमारा डाई हाइड्रोजन ही है। बात क्लियर है? 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। अगर मैं बात करूं कितने परसेंट में, तो 70% अपने टोटल यूनिवर्स का जो मास है उसमें 70% हमारा क्या है? डाई हाइड्रोजन है। बात क्लियर है? एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। और जो हमारा सोलर एटमॉस्फेयर है उसका एक प्रिंसिपल एलिमेंट है हमारा क्या? डाई हाइड्रोजन। बात क्लियर है? सेकंड में बात करता हूं द जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न। जो हमारे प्लैनेट्स है, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स है, जुपिटर और सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। वो ज्यादातर किससे बने हुए हैं? वो कंसिस्ट है, उनके अंदर डाई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। बात क्लियर है यहां तक? हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन का लाइट नेचर होने की वजह से, दैट मीन्स हल्का होने की वजह से, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। 0.15% बाय मास ही वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? बट इन द कंबाइंड फॉर्म इट कंस्टिट्यूट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियन। अगर मैं बात करूं कंबाइंड फॉर्म की, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर मान लीजिए आप, चाहे कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए, एनिमल टिश्यू मान लीजिए, या फिर और मैं बात करूं प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, इन केस में मैं बात करता हूं तो 15.5% के आसपास ये पाया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये बात होगी हमारी डाई हाइड्रोजन की अकरेंस की, कि वो कहां कहां पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं। बात क्लियर है? अब सबसे पहले मैं बात करूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये बताइए बच्चों। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनका मास नंबर डिफरेंट आ जाए, तो वो मेरे दो कंपाउंड, दो एलिमेंट आपस में आइसोटोप कहलाएंगे। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने ये बोला कि ऐसे एटम या फिर ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो वो मेरे दोनों एलिमेंट, दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे? वो मेरे दोनों कंपाउंड आइसोटोप कहलाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप। 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। पहला हो गया हमारा प्रोटियम, जिसे हम 1H1 लिख सकते हैं। दूसरे की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा ड्यूटेरियम, जिसको हम क्या लिखते हैं? 2H1 लिख सकते हैं। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा ट्राइटियम, जिसे हम 3H1 लिख सकते हैं। बात क्लियर है? आप देख पा रहे हैं ये तीनों इसके क्या हो गए? आइसोटोप हो जाएंगे। अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूं तो उसको हम 2H1 ना लिख के सिंपल D भी लिख सकते हैं। अगर ट्राइटियम की मैं बात करूं तो उसको 3H1 ना लिख के सिंपल T भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन उठता है, हमको कैसे पता लगा कि आइसोटोप ये आपस में कैसे डिफरेंट है? कैसे पता लगा कि भाई ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, इनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो आ रहा होगा। सो दीज आइसोटोप डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है। किसका? न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है, जिससे हमें पता लगा कि ये तीनों आइसोटोप क्या हैं? अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की, या मैं कहूं प्रोटियम की, प्रोटियम के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? इसी तरह अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम की, जिसे हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो ड्यूटेरियम के पास क्या होते हैं? उसके पास एक न्यूट्रॉन होता है। और अगर मैं बात करूं ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ? प्रोटियम के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं थे। अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम की तो उसके पास एक न्यूट्रॉन था, और ट्राइटियम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके पास 2 न्यूट्रॉन थे। दैट मीन्स इन तीनों के अंदर क्या था? न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट था। इसलिए हमने इनको क्या बोला? ये हमारे क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? Since the isotope have the same electronic configuration, so they have almost same chemical properties. आप सब देख रहे हैं तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। अगर तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है
तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा तो कुछ हद तक ऑलमोस्ट सम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इन तीनों की सिमिलर ही होगी। बात क्लियर है? द ओनली डिफरेंस इज इन देयर रेट ऑफ रिएक्शन, बस उनमें चेंज किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज होगा। दैट मीन्स कोई रिएक्शन बहुत जल्दी करेगा और कोई रिएक्शन बहुत थोड़ी कम स्पीड से करेगा। बात क्लियर है? अब ऐसा भी क्यों होता होगा, मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बिकॉज वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रही होगी, डिफरेंट रही होगी, इसलिए उनके बीच में क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं प्रोटियम की, तो प्रोटियम के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 435.88 किलोजूल पर मोल। बात क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं ड्यूटेरियम के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो वो होती है हमारी 443.35 किलोजूल पर मोल। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूं ट्राइटियम की, तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है मेरी 446.9 किलोजूल पर मोल। तो आपने क्या देखा यहां पर, जैसे जैसे मैं प्रोटियम से ट्राइटियम की तरफ मूव किया हूं, तो क्या देख पा रहे हो आप देख पा रहे हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। दैट मींस उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा तो क्या वहां पर इजीली रिएक्शन कर पाएगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये तीनों में की रिएक्शन ऑफ रेट में, रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंट होता है। प्रोटियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और ट्राइटियम मेरा इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। बात क्लियर है? अब हम अगर यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर ही रहे हैं, तो हम इसकी कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं कि इन तीनों के अंदर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के अंदर क्या डिफरेंस रहते होंगे, उनकी बात भी एक बार हम कर लेते हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिलेटिव अबंडेंस की, कि रिलेटिव अबंडेंस कितनी होती है। तो अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो वो होती है 99.985 होती है हमारी, मतलब 99.985% हमारा प्रोटियम पाया जाता है। बात क्लियर है? अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करता हूं तो वो हो जाएगी 0.0156, कितना, 0.0156% हमारा क्या पाया जाता है, ड्यूटेरियम पाया जाता है। और अगर मैं ट्राइटियम की बात करता हूं तो वो होता है 10⁻⁻15। दैट मींस इतना कम अमाउंट में हमको ट्राइटियम मिलता है। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास की, किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की, और ये हम देखेंगे ग्राम पर मोल में, तो वो कितना होता होगा। अगर मैं प्रोटियम की बात करता हूं तो उसका हमारा एटॉमिक मास होता है 1.008, जिसे हम ऑलमोस्ट 1 भी कह देते हैं कि हाँ भाई 1 होता है इसका एटॉमिक मास। अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करता हूं तो उसका एटॉमिक मास होगा 2.014, कितना, 2.014 उसका एटॉमिक मास होगा। उसको हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई इसका एटॉमिक मास 2 होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम के अंदर एटॉमिक मास होता है हमारा 3.016, कितना, 3.016, जिसको हम नॉर्मली 3 लिख देते हैं कि हाँ भाई इसका 3 होता होगा। बात क्लियर है? ये बात हुई इनके रिलेटिव एटॉमिक मास की बात हो गई। अगर मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर किसी के अंदर एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसका ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं प्रोटियम की बात करता हूं तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो 13.96 ही है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, ड्यूटेरियम की, तो वहां पर कितना है बताइए, 18.73 है। दैट मींस यहां 13.96 था और यहां 18.73 हो गया है। और अगर मैं ट्राइटियम की बात करता हूं तो और बढ़ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, 20.62 हो जाता है। दैट मींस लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। इन द सिमिलर वे बॉइलिंग पॉइंट भी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, प्रोटियम जो होगा हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 20.39, अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूंगा तो 23.67, और अगर मैं बात करता हूं ट्राइटियम की तो वो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 25 केल्विन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर है? इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात समझ में आई? तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, डाई हाइड्रोजन की। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।